और अगली ईमेल हमें भेजी है समित मजूमदार ने। इनकी उम्र 48 साल है जी, 48 साल इनकी उम्र है और समित इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। समित, स्वागत है आपका योर मनी में, बताएं। हाँ, हेलो जी बताएं। हाँ, देखिए मेरा क्या है, डाउट है मेरा। अभी तो हम बहुत लेट स्टार्ट किए हैं, जस्ट स्टार्टेड वेरी लेट। हाँ, तो अभी तो फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो केवल 8 लाख ही है। तो फिलहाल हम 1-2 महीना से मेरा हर महीना का 50,000 हम स्टार्ट किए हैं इन द म्यूचुअल फंड। हाँ, इन द टोटल 5 डिफरेंट पोर्टफोलियो में मेरा। तो करीब माय एक्सपेक्टेशन है कि विद इन 5-6 years डाउन द लाइन आई एम थिंकिंग टू क्विट, मतलब उसके बाद आई वांट टू टेक रिटायरमेंट विच विद दैट कॉर्पस ऑफ 1 CR। तो कितना मतलब द डायरेक्शन हम जो जा रहे हैं, इट इज राइट और रॉन्ग, वही हमको पूछना है। ओके, तो प्रबलीन, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है जो हम पर्सनल फाइनेंस के रूल्स के बारे में अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। जिस तरह से इन्होंने भी इस बात को रखा कि देरी हो गई इनको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की। अभी 48 साल इनकी उम्र है और ये चाहते हैं कि अगले 5 से 7 सालों में ये रिटायरमेंट ले लें और इनका जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ का है। तो क्या 8 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू से ये इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? जी, समझिए आप नेक्स्ट 7 इयर्स में प्रोबेबली थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। बाय देन आप ऑलमोस्ट 55 के हो रहे होंगे, व्हिच इज़ नाइस। आप प्लीज़ एक बार ये आपने पूछा नहीं है, पर मैं डेफिनिटली एक एडिक्वेसी चेक चाहूँगी कि आप करें, कि आज के खर्चे के हिसाब से इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले 30-35 साल की रिटायरमेंट के लिए क्या ये कॉर्पस आपके लिए पूरा हो पाएगा? और अगर इसके अलावा आपके दूसरे एलोकेशंस हैं जिनसे आपके पास और कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, देन इट्स ओके, पर आप ज़रूर एक बार क्यूमुलेटिवली इसको चेक कर लीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ ये जो आपका स्पेसिफिक गोल है 1 करोड़ का, अभी जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इस पे 12% का रिटर्न लेके चल रहे हैं, थोड़ा हम रियलिस्टिकली 12 ही लेके चलेंगे, हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं चलेंगे, तो आप करीबन 82 लाख जमा कर लेंगे। मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप 10% का इधर स्टेप अप कर लें, थोड़ा-थोड़ा, जैसे 50 लाख पे, फिर 50,000 पे 55,000 आप नेक्स्ट ईयर कर लें। थोड़ा 10-10% करके अगर आप बढ़ा पाएँगे, तो आप आराम से 1 करोड़ का फिगर 7 इयर्स में पहुँच जाएँगे। तो आप डेफिनिटली अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू रखिए और मजबूती से थोड़ा-थोड़ा जब आपको मौका मिले, या तो लमसम डाल दीजिए या स्टेप अप करिए। एक छोटा-सा मैं यहाँ पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी, अदर देन पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, आपके सारे फंड्स आईसीआईसीआई ही फंड हाउस के हैं और ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई एज़ अ फंड हाउस इनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर किसी भी एएमसी में ओवर एलोकेशन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मेरी राय होगी कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में थोड़ा एलोकेशन रिड्यूस करिए। हमें इस स्टेज पे, जब आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तब आपको सेक्टोरल फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ जी। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को रिड्यूस कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे ख्याल से आप जो एलोकेशन आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जा रही है, आप एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उठा लीजिए, प्रोबेबली एचडीएफसी का या एसबीआई का, जिससे आप थोड़ा कॉर्पस उधर भी जमा कर लें और आपका थोड़ा आईसीआईसीआई का रिडक्शन हो जाए एलोकेशन में, एंड आप डायरेक्टली इनसे कल को सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। तो आपको फंड्स बेच के किसी और फंड में फिर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो प्रबलीन की तरफ से आपको सलाह दी गई है, मुख्य तौर पर आप 10% स्टेप अप की और ज़रूर जाएं और इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया कि एएमसी किसी स्पेसिफिक जगह देखे, तो ओवर एलोकेशन करने से आप बचें, बेहतर रहेगा थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई आप अपने पोर्टफोलियो को करें। चलिए बढ़ते आगे। हमारे पास एक और ईमेल आई है जगदीश जी की, जैसलमेर से। जगदीश जी की उम्र 38 साल है, मंथली एसआईपी इनकी 30,000 है, पोर्टफोलियो की वैल्यू देखें तो ये 4 लाख के करीब है और 10 साल में इनका लक्ष्य है 2 करोड़ का। पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, इनके पास जो मुख्य तौर पर दिखाई दे रहा है वो इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड 5,000 का ये निवेश कर रहे हैं, यूएस एडलवाइज टेक्नोलॉजी 5,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000, निपॉन मल्टी कैप फंड 5,000, एचडीएफसी मिड कैप फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और साथ ही साथ बंधन स्मॉल कैप में भी 5,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। दूसरे अगर हम नजर डालें तो ये एनपीएस में भी मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 17,000 रुपए के आसपास का। तो कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो और जो इनका टारगेट है, क्या आपको लगता है ये फंड्स इन्हें दिला पाएंगे, प्रबलीन?
जी, दीपाली एक्चुअली एसआईपी इनकी डिसेंट अमाउंट की है, पर इनका लक्ष्य भी थोड़ा तगड़ा है और 10 साल का ही हमारे पास समय है। तो ये करीबन 79 टू 80 लैक्स ही पहुँच पाएँगे करंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ 10 साल में। या तो अपना थोड़ा-सा होराइज़न बढ़ा दें, हम एनपीएस को यहाँ गिन नहीं रहे क्योंकि वो तो 60 इयर्स तक करना ही है। तो अपने या तो थोड़ा-सा अमाउंट को बढ़ाएँ ये या अपने होराइज़न को बढ़ाएँ। अगर अमाउंट को बढ़ाएँगे तो फिर करीबन अगर ये 45,000 पर मंथ डालना शुरू करें और उसमें 15% का स्टेप अप करें, तो फिर ये अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा इनको अपने आप को पुश करना होगा अगर ये 10 इयर्स में इसको अचीव करना चाहते हैं। जो इनका पोर्टफोलियो है ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, सारी इनने कैटेगरीज़ ली हैं, अच्छे फंड्स उठाए हैं विद इन कैटेगरीज़। थोड़ा-सा आप बस चेक रखिएगा, एक थीमेटिक फंड है आपके पास व्हिच इज़ द पीएसयू इक्विटी फंड। तो पीएसयूज़ ने पीछे इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी सारी हेल्दी स्कीम इसमें स्टॉक्स हैं, बट तो भी किसी भी थीम बेस्ड फंड में थोड़ा-सा ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, तो आप इस पे थोड़ी-सी नज़र रखिएगा, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ। बिल्कुल, तो स्टेप अप करने की सलाह एसआईपी में आपको दी गई है क्योंकि अभी जिस तरह का आपका एलोकेशन है उससे मुश्किल से 70 से 80 लाख तक ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इसका जिक्र भी प्रबलीन ने किया। और जो थीमेटिक फंड्स हैं उसको आपको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत यहाँ पर है। तो चलिए, वक्त अब थोड़ा ही बचा है प्रबलीन, ऐसे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सके टॉप 4 फंड्स। अगर दीपाली आज के टाइम पे कोई कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उनका लंबे समय का पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 10 से 15 साल के लिए, तो मैं चाहूँगी कि वो एक मिक्सचर बनाएँ एक्टिव एंड पैसिव फंड्स का। सो इन द लार्ज कैप स्पेस, इन द मिड कैप स्पेस आप पैसिव फंड्स चुन सकते हैं। जैसे लार्ज कैप में आप इक्वल वेट इंडेक्स निफ्टी 50 का चुन लीजिए। मिड कैप में आप मार्केट कैप बेस्ड निफ्टी 150 इंडेक्स चुन सकते हैं। स्मॉल कैप में आप कोई भी क्रेडिबल फंड हाउस चुन सकते हैं। आज मैंने इन्वेस्को का नाम लिया है, अदरवाइज आपकी पसंद का आपको जो अच्छा लगे आप चुन सकते हैं। स्मॉल कैप तो आपके तीनों मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशंस हो गए और इसको आप रैप अप कर सकते हैं एक मल्टी कैप फंड के साथ। तो किसी भी क्रेडिबल फंड हाउस का मैंने एसबीआई का आज मेंशन किया है, बट आप कोई भी एचडीएफसी, निपॉन, कोई भी कोटक, किसी भी अच्छे फंड हाउस का चुन सकते हैं जिसका ओवरऑल ओवरलैप ना आ रहा हो। एंड हमें यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिल सकता है विद एलोकेशंस टुवर्ड्स लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड थोड़ा एक्टिव एंड पैसिव दोनों का मिश्रण भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो एक बार फिर से प्रबलीन ने जो आपको टॉप 4 फंड्स बताए हैं उसका रिकैप भी मैं कर सकती हूँ। और जिस तरह से इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कौन से वो फंड्स हैं। सबसे पहले डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की बात करें तो उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स, इन्वेस्को स्मॉल कैप और एसबीआई मल्टी कैप, ये टॉप 4 फंड्स हैं जिसकी सलाह प्रबलीन की तरफ से दी गई है। खासतौर पर अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। तो प्रबलीन, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आई और दर्शकों के पोर्टफोलियो पर तो बातचीत की ही, साथ ही साथ जो आपने थंब रूल आज बताए किस तरह से पर्सनल फाइनेंस के लिए उन रूल्स को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आई होप हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो फायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू सो मच आपका इस शो में आने के लिए। इस शो में इतना ही। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर जो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहां पर जाकर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें ताकि आप एक स्मार्ट पर्सनल फाइनेंस की राह पर चल सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।